नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के उसमें वीडियो में। तो आज पहले थोड़ी-सी देश की बात कर लेते हैं। तो देश में इस समय 2 लोग बड़े बौखलाए और परेशान घूम रहे हैं। एक तो केजरीवाल साहब हैं, क्योंकि उनके लिए कोई अच्छी खबर कहीं से आ नहीं रही है। अभी हाल में उनको सुप्रीम कोर्ट से एक फटकार लगाई गई है और उनका कहा गया है कि जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेरठ से दिल्ली का, उसमें दिल्ली सरकार को जो हिस्सा देना था, वो दिल्ली सरकार जमा करे और इसके लिए इन्होंने पहले नानुकुर की थी और उसके बाद 2 महीने का समय माँगा था कि हम दे देंगे और कोर्ट को दूसरे किसी मामले में, वो पराली और प्रदूषण वाले मामले में सुनवाई करते समय याद आया कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। अप्रैल में इन्होंने 2 महीने का समय माँगा था और जब पता किया कोर्ट ने कि भई ये पैसा दिया कि नहीं दिया आपने, तो इन्होंने बोला कि नहीं, वो भी पैसा नहीं दिया है। तो प्रदूषण को लेकर के, इनके ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर के इनको इस चीज़ के लिए भी फटकार लगी है कि पराली को लेकर के, कि पराली जलाई जा रही पंजाब में और क्योंकि वहाँ भी इनकी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, वहाँ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की है किसानों के ऊपर जो पराली जलाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अगर कोई पराली जलाता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दें। तो वो भी इन्होंने नहीं किया है, तो वो फटकार कल परसों लगी थी। उसके बाद कोर्ट ने इनको पकड़ करके ये पूछ लिया कि ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए जो आपने कमिट किया था अप्रैल में कोर्ट को कि हम 2 महीने में ये पेमेंट कर देंगे, तो वो आपने की क्या? पता चला नहीं की है। तो उसके बाद कोर्ट ने इनसे ये भी मंगवाया था कि आपका 3 साल का एडवर्टाइज़मेंट का बजट लेके आइए। तो वो भी कोर्ट के सामने रखा हुआ था। कोर्ट ने देखा उसमें कि ये 3 साल का इनका जो खर्चा है एडवर्टाइज़मेंट का, वो अकेले दिल्ली राज्य का 1000 करोड़ के ऊपर का है और उसमें ये बताया गया कि इस साल का 550 करोड़ का खर्चा इन्होंने बना रखा है। तो कोर्ट का ये कहना था कि अब अगर आपने ये पैसे जमा नहीं किए 7 दिन के अंदर आरआरटीएस के लिए, तो आपके जो ये एडवर्टाइज़मेंट बजट है, इसको जब्त करके और इससे हम वो पेमेंट करवा देंगे। तो ये अपने आप में एक अजूबा टाइप की स्थिति है कि जहाँ पे कोर्ट को किसी राज्य सरकार के बजट को लेकर के बहस करनी पड़ रही है और उस पर एक वो देना पड़ रहा है कि आप मतलब अपने बजट का प्रबंधन ठीक से नहीं कर रहे हैं, अब कोर्ट इसको करेगी। ये वाली स्थिति आ गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल की सरकार जो है, उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन कितना घटिया है और ये झूठ बोलने की बीमारी से इतना ग्रसित हैं कि अब ये कोर्ट के सामने भी जाके झूठ बोल आते हैं। बहरहाल केजरीवाल साहब के लिए खराब इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कोर्ट्स की नज़र में ये अपनी छवि को खराब करते जा रहे हैं। ऑलरेडी इनके सभी बड़े नेता जेल में हैं और बचे हुए जो हैं, उनके भी जाने के पूरे-पूरे संभावनाएँ बनती जा रही हैं। ये खुद जाने वाले हैं। तो ऐसी हालत में अगर इनकी छवि कोर्ट्स की नज़र में इतनी खराब हो जाती है, तो आगे इनको क्या रिलीफ मिलेगी ये इनको सोचना है। अब इनकी परेशानी तो चलिए वो बड़ी होने वाली है, शीश महल है, लिकर स्कैम है, वाटर जो जल विभाग है दिल्ली का, उसका एक घोटाला है। मतलब दिल्ली में तो जिस विभाग को आप उठा करके देखेंगे तो उसके नीचे से वो घोटाले के कीड़े इन्होंने पाल रखे हैं, वो निकल आते हैं बिलबिलाते हुए। तो दिल्ली का इन्होंने ये हाल कर रखा है। बहरहाल दिल्ली वाले जाने, ये जाने और कोर्ट्स जाने। अब हम लोग आते हैं दूसरे व्यक्ति पे जो और परेशान है, तो वो हमारे राहुल भैया हैं। अब बौखलाहट में उन्होंने अभी कल परसों बयान दे दिया कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को कह दिया इनडायरेक्टली कि पनौती, और ये पनौती थे, ये स्टेडियम में बैठे थे इसलिए मैच हार गए हम लोग वर्ल्ड कप, नहीं तो जीत जाते। अच्छा, ये सब परेशान हैं। खड़गे साहब इतने परेशान हैं कि वो राजस्थान में चुनावी रैली में मंच पे उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी के बलिदानों के कारण कांग्रेस जहां भी है, जो भी है एक्स वाई जेड, तो उन्होंने राहुल जी का बलिदान करवा दिया। बाद में माफी मांगी कि नहीं, राहुल जी का नहीं, वो राजीव जी का है। होता यही है कि अगर आप एक रटे रटाई स्क्रिप्ट और
2-4 लोगों के नाम के दम पे पार्टी को चलाना चाहते हैं, तो वो नामों में मिक्स एंड मैच होने लगता है। तो और खरगे साहब के साथ उम्मीद भी क्या की जाए, 80 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, जबरदस्ती उनको घसीट-घसीट के ये लोगों ने अध्यक्ष बना रखा है। तो और ऊपर से इनके वो नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड प्रेस वाला जो जर्नल्स वाला जो मामला है, उसमें यंग इंडियन नाम की कंपनी फंसी हुई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की। उसमें ब्याज में खड़गे जी फंसे हुए हैं, क्योंकि खड़गे जी को उस कंपनी का सीईओ बना रखा था इन्होंने। तनख्वाह भी नहीं देते होंगे उनको, फ्री में बना रखा था सीईओ। अब ईडी और सीबीआई जो है वो सारी पूछताछ खड़गे जी से करती है कि तुम कंपनी के सीईओ थे, जवाब दो। उनको पता कुछ रहता नहीं था, क्योंकि माँ बेटे से ना सवाल पूछ सकते हैं ना ये लोग कुछ बताते हैं। तो खरगे जी के साथ वो एक समस्या है कि फ्री के मामले में फंसे हुए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि खरगे जी मन बना चुके हैं कि भैया हमको अब ये अध्यक्ष वाली कुर्सी से हटा दो और हमको कर्नाटक में जाकर के सीएम बन जाने दो। वो रिटायरमेंट के हिसाब से कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, तो 80 साल के प्लस हो चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि एक बार सीएम की कुर्सी मिल जाए, मैं बैठ जाऊं और उसके बाद अपने बेटे को सेटल करूं। तो खड़गे जी का ये प्लान है। दूसरी दिल्ली के सर्कल्स में जो हवा चल रही है, जो आवाजें आ रही हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस के भीतर भी एक बहुत बहस इस बात पे चल रही है कि ये जो चुनाव है राजस्थान मध्य प्रदेश वाले, इनके नतीजे आने के बाद एक बैठक बुलाई जाए और उसमें ये प्रस्ताव रखा जाए कि अब खरगे जी को विदा करके और ये प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के भी बस का नहीं रह गया है अब मामलों को संभाल पाना। अब इसमें राहुल भैया का परेशान होना स्वाभाविक है कि एक तो मतलब प्रियंका गांधी भी बहुत एग्रेसिव हो गई हैं कि अब हम पार्टी की कमान संभालेंगे। दूसरा प्रॉब्लम उनके साथ ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने मतलब उन्होंने एक बैठक में अपनी कांग्रेस की अ, अमित शाह को हत्यारा करार दे दिया था कि ये एक भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने एक हत्यारे को अपना अध्यक्ष बना रखा है। और उस पर भाजपा के किसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया था मानहानि का। अब उसकी सुनवाइयां शुरू हो गई हैं। तो वो भी एक समस्या है कि वो केस भी वैसा ही है जैसे इन्होंने सारे मोदी चोर हैं वाला बयान दे दिया था और उस पे इनको सजा हो गई थी। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक खिंचाई की है सारी कोर्ट्स की कि जो एमपी एमएलए कोर्ट्स हैं, जो वीआईपी कोर्ट बनाई गई थी अलग से, उसको ये कहा गया था कि आप 1 साल के अंदर इनके मामलों को सुनवाई करके और इसमें जो भी फैसले करने हैं करें। उन कोर्ट्स में 5-5, 6-6 साल से मामले लटके हुए हैं। जैसा ये भी मैंने आपको मामला बताया, ये भी वहां पे अटका हुआ है। तो उसको ये करने के लिए ऑन ट्रैक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हाई कोर्ट्स जो हैं हर राज्य के, वो सारी एमपी एमएलए कोर्ट्स की मॉनिटरिंग करें और 1 साल के अंदर फैसला आ जाए, इसको सुनिश्चित करें। तो अब सारे देश के हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपने अपने राज्यों में जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये एमपी एमएलए कोर्ट्स, उनमें जो पेंडिंग मामले हैं उनकी वो कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो ऐसे में राहुल भैया का ये जो मामला है उत्तर प्रदेश का मानहानि का, ये भी आगे आ गया है। इसके अलावा मानहानि के राहुल जी के ऊपर 7 मामले और दर्ज हैं। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सारी जगहों पे जहां-जहां भी पूरे देश में ये मामले दर्ज होंगे, वो एमपी एमएलए कोर्ट्स में ही जाएंगे और वहां पे वहां का जो स्थानीय हाई कोर्ट होगा राज्य का, वो सख्ती करेगा तो ये सारे मामलों में 1 साल के अंदर सुनवाई का एक गाइडलाइन आ जाएगी। और सभी मामले लटके हैं 5-6 साल से, लेकिन सभी मामलों में अब सिर्फ सिर्फ सुनवाई और फैसले बाकी बचे हैं और ज्यादातर मामले ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा सबूत-अबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल भैया के बयानों के जो है वीडियो और उनकी सीडीज ईडीज लगी हुई हैं कोर्ट्स के सामने। तो उसमें मतलब
मीडिया का कवरेज जो है, जिसमें टीवी पे भी दिखाए गए हैं वो बयान, वो रिकॉर्डिंग्स लगी हैं, अखबारों में छपे हैं तो वो क्लिपिंग्स लगी हैं, तो सबूत तो ढूंढना नहीं है कुछ, सिर्फ इनसे यही पूछना है कि आपने ये बोला था क्या। और ऑब्वियस सी बात है कि बोला था, तभी तो सबूत है। तो बच के निकलने का रास्ता कुछ ज्यादा बचा नहीं है राहुल भैया के लिए। और ये छोटे छोटे मामले हैं, लेकिन 6-7 मामले हैं इस टाइप के। तो उसी कड़ी में एक मामला ये और जुड़ गया है उत्तर प्रदेश में। अभी तक ये था कि ज्यादातर मामलों में ये मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे, किसी मामले में इन्होंने सावरकर को उल्टा सीधा बोला है, कहीं संघ को गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो इस टाइप के अलग अलग इनके ऊपर मानहानि के केसेस हैं। अब देखना है कि आगे होता क्या है। तो इनका भी वही मतलब, साल 1.5 साल के अंदर इनके लिए भी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हो सकता है 4-6 महीने में ही फैसले आने शुरू हो जाएं अलग अलग मामलों के। इसके अलावा इनके ऊपर एक नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स वाला एक मामला चल रहा था। अब हम लोगों को ये लग रहा था कि जिस हिसाब से मोदी जी थोड़ा हार्श तरीके से इनकी बातों का अब जवाब चुनावी रैलियों में दे रहे हैं, तो उससे ये महसूस हो रहा था कि अब शायद मोदी जी का भी जो संयम है या पेशेंस है राहुल गांधी को लेकर के, या बर्दाश्त करने की क्षमता है, वो खत्म सी हो चुकी है। और भाजपा का भी वही हाल है। और अब वो चाहते हैं कि इनको जो एक ढील या छूट सरकार की तरफ से मिल रही थी, उसको थोड़ा सा लगाम लगाया जाए। तो ऐसी हालत में अभी कल ये खबर आई है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड की 750 करोड़ के आसपास की संपत्तियां मध्य प्रदेश में भोपाल में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, और एक किसी और राज्य का है शायद। तो ऐसे 3 राज्यों में बड़ी बड़ी मुख्य जगहों पे 3 संपत्तियां जब्त की हैं। इसमें भोपाल वाली जो प्रॉपर्टी है नेशनल हेराल्ड की, उस पे तो मॉल ऑल बन गया है। लखनऊ वाली पे भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को सीज करने का एक्टिविटी ईडी की तरफ से हुई है। और ऑब्वियस है कि जब ये अटैचमेंट हो जाता है प्रॉपर्टी का, तो उसके बाद एक सर्टेन टाइम के अंदर ईडी को कोर्ट्स में जाकर के ये सारी चीजें रखनी पड़ती हैं और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जो सालों से राहुल जी, सोनिया जी इस मामले में जमानत पे छूटे हुए हैं, उनको फिर से कोर्ट की पेशी फेस करनी पड़ सकती हैं, या ईडी की पूछताछ फेस करनी पड़ सकती है। और चार्जेस अगर प्रूव होते हैं तो ईडी अरेस्ट भी कर सकती है। तो तकलीफ वाली स्थिति इनके लिए बन रही है। तो ऐसे हालत में पीएम को पनौती कह देना या कुछ कह देना, तो दिमागी तनाव के चक्कर में ऊपर से कुर्सी जाने का भी खतरा है, क्योंकि प्रियंका जी ने अब पूरा मन बना लिया है कि अब हमको सक्रिय राजनीति में आना है और नेतृत्व संभालना है। और उधर से वरुण गांधी भी दस्तक दे रहे हैं कांग्रेस में एंट्री के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये 2 लोग, केजरीवाल और राहुल गांधी, इनके लिए आगे वाला समय जो है वो थोड़ा सा तकलीफ वाला लग रहा है। तो ये तो हो गई देश की बात। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। तो दुनिया में ये हो रहा है कि ये जो अरब इजराइल और हमास वाली एक झगड़ा चल रहा है, ये अपनी तरफ अपनी जगह पे चल रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में एक खींचतान चल रही है, जिसमें चाइना उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। और इसी कड़ी में जिनपिंग साहब ने अमेरिका के दौरे को खत्म करके जैसे ही वो चीन पहुंचे, उन्होंने बुलवा भेजा सारे अरब और मुस्लिम देश के, मतलब प्रमुख मुस्लिम देशों के और अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह हैं। और मुद्दा ये था कि चर्चा करेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन या इजराइल हमास जो युद्ध चल रहा है, इस पे क्या करना है, कैसे करना है। अब विचित्र सी बात है कि चाइना ने खुल के हमास का सपोर्ट किया है। आज तक उन्होंने हमास के जो ये हमला किया था, आतंकवादी हमला था इसराइल के नागरिकों के ऊपर, उसका कोई
वो नहीं किया है, विरोध नहीं किया है, खंडन मतलब उसका कोई कंडेमनेशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है चीन ने। और उल्टा हमास को ये समर्थन टाइप का देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण इज़राइल से इनके संबंध कोई बहुत मधुर या अच्छे तो नहीं है। तो ये एक स्थिति तो बनी हुई है चीन के साथ इज़राइल की। तो ऐसे में जब और ईरान को ये सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के हमास का सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी हालत में इनसे मिलने क्यों गए ये मुस्लिम देशों और अरब के जो नेता हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चाइना मध्यस्थता कर ही नहीं सकता है, जबकि वो खुद एक साइड लेकर के खड़ा है और इज़राइल का विरोधी एटीट्यूड उसने अडॉप्ट किया हुआ है, तो इज़राइल क्यों इनकी बात सुनेगा और क्यों मानेगा? और आज की स्थिति ये है कि अरब देशों के ऊपर एक दबाव है, पूरी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका, कि किसी तरीके से युद्ध को रुकवाओ या सीज़फायर करवाओ, क्योंकि गाज़ा में बिजली पानी की दिक्कतों के कारण, अनाज की दिक्कतों के कारण मतलब लोगों के साथ एक भुखमरी वाली स्थिति बन गई है। तो उसमें ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से ये लड़ाई रुके। हमास भी बहुत हंगामा कर रहा है, क्योंकि हमास को ऐसा लग रहा है कि अगर ये और कुछ दिन चलता रहा ऐसे ही, तो इज़राइल उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म कर देगा, हमास को ही खत्म कर देगा गाज़ा से। वैसे भी मतलब गाज़ा में जितना नुकसान हो चुका है, हज़ारों बिल्डिंगें, मतलब आज से हफ्ते 10 दिन पहले जो आंकड़े आए थे, उसके हिसाब से गाज़ा में 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंगों को उड़ा चुके थे इज़राइली बम। अब तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो चुका होगा ये आंकड़ा। तो ऐसे में अगर ये कल कल को लड़ाई रुक जाती है, तो गाज़ा के जो आम नागरिक हैं, वो कितना हमास के साथ खड़े होंगे, ये हमास के लिए अपने आप में चुनौती है। ऊपर से अगर हमास का ही इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनकी सुरंगें वगैरह हैं, उसमें से भी काफ़ी बड़ा हिस्सा इज़राइल ने तबाह किया है और काफ़ी कब्ज़े में ले लिया है। वो अगर सब खत्म हो जाता है, तो हमास के लिए वहाँ टिके रहना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि हमास वाले कि किसी तरीके से ये लड़ाई रुके। तो ऐसे में वो दुनिया भर के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको हर तरीके से उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि अपनी-अपनी सरकारों पे दबाव डालो। तो इसके कारण से अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ की जो लीडरशिप्स हैं, वो अंडर प्रेशर हैं कि भाई कुछ किया जाए। हो चाहे कुछ ना, लेकिन वो कम से कम कोशिश करते हुए तो दिखना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में वो चीन के बुलावे पे चीन भी चले गए। हालाँकि हुआ कुछ नहीं, चाइना ने बस उसको यूज़ इसलिए किया कि चाइना को अमेरिका को ये दिखाना था कि जो बाइडेन जब अरब कंट्रीज़ से मिलने के लिए वहाँ गए थे मिडल ईस्ट, तो इन कंट्रीज़ में से कई के जो वो हैं, हेड्स ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने जो बाइडेन से मिलने तक से मना कर दिया था। सऊदी अरब में जो ये इनके ब्लिंकन साहब गए थे, फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के, तो उनको सुबह से शाम तक बिठा करके रखा था। उसके बाद मुलाकात की थी सऊदी लीडरशिप ने। तो वो बस ये दिखाना चाहते थे कि आपको मिडल ईस्ट में कोई पूछ नहीं रहा है, और ये देखो हमने बुलाया तो ये सारे लोग हमारे पास चाइना चल के आए हैं मिलने के लिए। तो बस चाइना ने उस चीज़ के लिए यूज़ किया, वहाँ पे शांति-आंति को लेकर के कोई ख़ास बातचीत हुई नहीं। अब खबरें आ रही हैं कि ये सारे के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, मेनली अरब कंट्रीज़ के, वो भारत आना चाहते हैं और शायद हफ्ते भर में वो पहुँच भी जाएँगे भारत, और वो चाहते हैं कि भारत इस पे कोई न कोई मध्यस्थता करे। भारत से ईरान भी ये बोल चुका है कि आप लोग कुछ करिए। अच्छा, भारत के लिए इज़राइल के राष्ट्रपति भी बोल चुके हैं कि शांति के कुछ प्रयास अगर कोई कर सकता है, तो वो भारत कर सकता है। क्योंकि भारत की स्थिति एक बहुत न्यूट्रल और एक भरोसेमंद उसकी है, जिसको कि भारत के ऊपर इज़राइल को भी भरोसा है और भारत के ऊपर अरब कंट्रीज़ को भी पूरा भरोसा है। तो अब उस दिशा में आगे बात चल रही है और 1 हफ्ते के बाद ये कहानी आगे बढ़ेगी। इसमें मुझे लगता है कि भारत को थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि आईमेक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसका मेन जो प्रमोटर रहेगा वो भारत ही रहेगा, और उसको चलाना से लेकर के उसमें पूरा जो बिजनेस जाएगा, वो पूरा भारत से जाएगा। ऐसी हालत में भारत को इसमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस रीजन में शांति होना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो भारत को
ये भी प्रपोज कर देना चाहिए कि अगर इजराइल युद्ध रोकने के लिए तैयार होता है तो गाजा के अंदर भारत अपनी शांति सेना उतार दे और भारतीय फोर्सेस जो हैं वो वहां पे पीस को मेंटेन रखें। हमास को एक बार कंट्रोल कर लिया जाए इजराइल की तरफ से, तो उसके बाद यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारत की सेना होनी चाहिए वहां पे, और बाद में भारत को वहां पे एक इजराइल के अंदर अपना एक मिलिट्री बेस बना लेना चाहिए। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। और इजराइल नहीं तो मतलब अरब रीजन के अंदर एक ना एक मिलिट्री बेस भारत का होना चाहिए, अगर हमको इस आईमैक कॉरिडोर को सेफ सिक्योर रखना है और आगे चलाना है। तो उस लिहाज से भारत के लिए भी ये मौका है और एक अच्छा समय है कि जिसमें भारत चाहे तो कर सकता है, काफी कुछ कर सकता है शांति के लिए। लेकिन डेफिनेटली इजराइल के जो लोग बंधक बनाए गए हैं, पहले उनको छुड़वाने की ये लोग बात करें, और उस पर कुछ बातचीत हो रही है जहां तक है इजराइल और हमास के बीच में। अभी शुरू में ये आया था खबर कि 50 बंधकों को ये हमास छोड़ने को तैयार है। अब सुनने में आ रहा है कि वो 150 लोगों को छोड़ने को तैयार है। लेकिन अब इजराइल ने इनसे ये बोला है कि आप पहले हमें लिस्ट दीजिए कि आपके पास कौन कौन से लोग बंधक हैं, और मतलब लिस्ट में नाम, पता, उनका डिटेल्स वगैरह पूरा चाहिए। तो वो अभी तक हमास की तरफ से प्रोड्यूस किया नहीं गया है, दिया नहीं गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद हमास का भी पूरा सिस्टम इतना बिखर चुका है कि एक गुट कहीं बैठा है, दूसरा गुट कहीं बैठा है, और आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। तो किसके पास कौन से बंधक हैं, क्या है, वो डिटेल हमास भी नहीं बना पा रहा है। और इसलिए वो 50 बंधकों की बात कर रहे थे कि मतलब जिस एक ग्रुप के पास 50 एक बंधक थे, वो शायद टच में रहा होगा हमास की लीडरशिप के, तो वो वाली बात हुई है। लेकिन अब 150 की बात हो रही है। तो ये 150 बंधक अगर आ जाते हैं, और इसराइल का कहना है कि उनके 240 के करीब लोग बंधक हैं टोटल, और ये एस्टीमेट इसराइल की तरफ से था कि 50 से 100 लोग मारे जा चुके हैं इसमें से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 150 का आंकड़ा सही लग रहा है कि इतने लोग सरवाइव किए होंगे, जिंदा बचे होंगे, जिनको कि वापस लाया जा सकता है। और एक बार ये वापस आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, उसमें 6-7 दिन लगेगा। और तब तक इसराइल की कार्रवाई चालू रहेगी। गाजा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तोड़ाई ठुकाई जो कह लीजिए वो चलता रहेगा। और उसके बाद एक नेगोशिएशन की स्टेज आएगी। 4 दिन का सीज फायर मांग रहे हैं हमास वाले, और उस बीच में एक शांति की वार्ता भारत शुरू करवा सकता है। तो देखते हैं क्या है। लेकिन हाँ, भारत का रोल इसमें उभर के आया है कि जहां पे एक तरफ अमेरिका को आज की डेट में अरब देशों से संबंध बनाने में और बात करने में दिक्कत आ रही है, जहां दूसरी तरफ इसराइल ही चाइना की बात सुनने को तैयार नहीं है। उस स्थिति में भारत एक ऐसी पोजीशन में है कि जहां पे इसराइल, ईरान, अरब कंट्रीज सब भारत की तरफ देख रहे हैं कि अब शांति का प्रयास जो भी कर सकता है भारत ही कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है भारत के लिए। तो आप लोगों को भी इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि इसका आगे भविष्य में एक अच्छा आपको फायदा होता दिखाई देगा कि अरब कंट्रीज के अंदर भारत की एक पोजीशन इंप्रूव हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। और अगर यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस इंडिया बना लेता है तो उसके बाद भारतीयों की पोजीशन जो है, इंडियंस की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अरब में, और इसका ट्रेड और बिजनेस में भारत को काफी फायदा मिलेगा। तो चाइना की कहानी यहाँ पे भी नाकाम हुई है, फेल हुई है। चाइना यहाँ पे भी भारत से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि पिछले कई चीजों में दिखाई दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है मेघालय में। उसका नाम है वज्र प्रहार। ये हर साल या ऐसा कुछ एक पीरियड है उस पे होती है भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज। इस बार इसको चुना गया है मेघालय में करने के लिए, और जंगल और हिल वॉरफेयर जो है वो उसकी पूरी एक्सरसाइज होगी, और एक दूसरे की ऑपरेशंस को कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसके ऊपर की, ताकि
ज़रूरत पड़ने पर इंडियन आर्मी और अमेरिकन आर्मी जॉइंटली कोई काम, कोई ऑपरेशन या कोई भी चीज़ को, लड़ाई को कर सकें। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज़ेज़ की जाती हैं 2 फोर्सेस के बीच में। लेकिन चाइना जो है, वो बड़ा परेशान है कि ये एक्सरसाइज़ अमेरिका मेघालय में क्यों कर रहा है? अब इसकी चिंता का कारण ये है कि आप नक्शा देखिए, तो मेघालय है, मणिपुर है, म्यांमार लग जाता है और म्यांमार के जस्ट बाजू से चाइना का कुनमिंग और वो पूरा रीजन लग जाता है, यूनान। तो वो मेनलैंड चाइना, मतलब चाइना के अंदर घुस गए आप। म्यांमार से अगर थोड़ा-सा आगे बढ़े, तो चाइना की टेरिटरी शुरू होती है, उनका मेनलैंड शुरू हो जाता है। तो चाइना को अब असल में डर लग रहा है। अभी तक क्या था कि भारत के साथ जो तिब्बत की साइड में, मतलब ये अपना लद्दाख वाला बॉर्डर है, वो वहां पे पंगे ले रहा था भारत के साथ, क्योंकि उस एरिया में पूरा वो रेगिस्तान है तिब्बत का, पीछे चाइना के लिए। मतलब अगर हम अपना बॉर्डर क्रॉस करके घुसते भी हैं चाइनीज टेरिटरी में, तो वो तिब्बत की टेरिटरी है और वहां पे कोई ना शहर है, ना कोई आबादी है, ना कोई, मेनली कोई चाइनीज तो नहीं रहता है। कुछ गांव हैं कई कई 100 किलोमीटर दूर पे, तो वो सारे के सारे इनके तिब्बतियों के ज्यादातर हैं आबादी, और या फिर वो उइगर जो मुस्लिम्स हैं, उनका रीजन है। वहां पे मेन चाइना की पॉपुलेशन है नहीं। तो अगर कोई युद्ध या लड़ाई भारत के साथ चाइना उस एरिया में करता है, तो भारत कर कोई हथियार यूज करता है, बम बरसाता है, कुछ भी करता है, वो या तो 90% एरिया खाली है, रेगिस्तान है, और जो आबादी या पॉपुलेशन है वो चाइनीज नहीं। तो चाइना को कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर म्यांमार के रास्ते ये लड़ाई चाइना के अंदर घुसती है, तो यहां पे मेनलैंड चाइना शुरू हो जाता है। अब चाइना को हो रहा है टेंशन, और उस पे अमेरिकन आर्मी इस एरिया में लड़ाई की प्रैक्टिस इंडियन आर्मी के साथ कर रही है। वो इनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन का कारण है कि, क्योंकि अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर ताइवान को लेकर के कोई लड़ाई होती है, तो अमेरिका के पास चाइना की जमीन पे घुसने का कोई रास्ता नहीं था। वो या तो मतलब समंदर से ही लड़ाई लड़ते रहते, लैंड रूट कुछ नहीं था चाइना के अंदर दाखिल होने का। यहां से वो एक रास्ता बन जाएगा म्यांमार से। तो वो एक टेंशन चाइना को भी हो रही है स्ट्रेटेजिकली कि यार ये अब हमारे, मतलब दरवाजे पे बात आ रही है। और ये, इसमें हुआ ये है कि म्यांमार के जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसने एक तरीके से वहां की जो अराकान आर्मी और इस टाइप के दो जो उनके प्रोविंस हैं नॉर्थ म्यांमार, जो इंडिया से लगते हैं, वहां पे कई सारे ये इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवादी संगठन टाइप का जिसको आप बोलते हैं, और दबदबा इन्हीं का है वहां पे। म्यांमार की आर्मी का कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल है नहीं, और इस समय म्यांमार की आर्मी काफी हद तक पीछे हट चुकी है कि भैया तुम लोगों को जो करना है करो। और इन आतंकवादी संगठनों ने, जिनको कि इंसिडेंटली चाइना ने ही भारत के खिलाफ और म्यांमार के खिलाफ यूज करने के लिए खड़ा किया था, हथियार गोला बारूद दिए थे, अब ये ऑर्गेनाइजेशंस चाइना ही के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। चाइना के जो ट्रेड रूट्स हैं, जहां से माल आता जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया है इन लोगों ने, और हाईवेज वगैरह पे पूरे कब्जा अब्जा कर लिया है। और वहां के जो चाइनीज ट्रेडर्स थे, जो इन म्यांमार की टेरिटरी में अपनी दुकान उकान खोल करके बैठे थे, उनको सबको मारपीट के भगा दिया है चाइना। तो ये एक नया डेवलपमेंट हो गया है, और चाइना खुद परेशान है कि ये पलटी कैसे खा गए। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इनको जो जहां से जैसे भी सपोर्ट मिल जाता है, ये उसके लिए काम करने लगते हैं। अब चाइना को डर लगने लगा है, क्योंकि जो खेल वो इंडिया के साथ खेल रहा था इतने सालों से, भारत के नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी पैदा करके, नक्सली पैदा करके, उसका रिवर्स अब उनके साथ होने लगा है। तो उसको अब ये डर लग रहा है कि कहीं अगर ये इधर से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इन्होंने चाइना के अंदर कुछ कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी तो क्या होगा।
तो अब वो इनको एक्चुअल खौफ लग रहा है। और वो बॉर्डर इनका जो है जंगल पहाड़ उस टाइप का है, काफी घना। तो वहां पे इनके साथ, इन टेररिस्ट्स के साथ फाइट कर पाना बहुत आसान नहीं है। इवन इंडियन आर्मी को बहुत तकलीफ होती है नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल करने में। तो वही हाल चाइना का हो, मतलब हो जाएगा। तो अब चाइना समझ रहा है कि भाई अगर भारत ने भी हमारी ही तरह की हरकतें हमारे बॉर्डर पे करनी शुरू कर दी तो क्या होगा। और ऊपर से ये वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज शुरू हो गई, उससे और उनको टेंशन हो गई है कि अब हम अगर इंडिया के साथ अमेरिकन आर्मी भी इस रूट से अंदर आने लगती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक चाइना का समस्या है। अच्छा, इसी एरिया में ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप देखेंगे तो लासा है, जो तिब्बत की कैपिटल है। तो यहां से ही चाइना को यह भी पता है कि अगर कुनमिंग में इंडिया घुसने लगता है तो उसको फिर चाइना को तिब्बत खोना पड़ सकता है। तो चाइना के लिए अब भारत ने एक ऐसा बिसात बना दी है कि जिससे अब उनको सच में भारत से डर लगने लगा है। ऊपर से खबरें भी ये आ रही हैं कि उधर लद्दाख वाले एरिया में जो भारत के साथ इन्होंने एक कहानी बना ली थी, वहां पे सेनाएं बॉर्डर पे डटी हुई हैं, भारत की भी और चाइना की भी। अब हालांकि भारत की सेनाओं में तो हाई ऑल्टीट्यूड पोस्टिंग एक नॉर्मल सी बात है, हर सैनिक करता है, तो इसलिए भारतीय सेना में उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इनको उस हाई ऑल्टीट्यूड पे रहने की आदत नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। और चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उनको जैसे सिगरेट पीने की बहुत बीमारी है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। तो ऐसी हालत में इनकी कम ऑक्सीजन के कारण वहां पे दम फूलने लगता है, इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और सिलेंडर्स देने पड़ते हैं वहां रहने के लिए, सांस लेने के लिए। ऊपर से जो टेम्परेचर है, इतने कम टेम्परेचर में ये रह नहीं पाते हैं, तो इनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इनके तो वहां के जो कमांडर थे थिएटर कमांड के, उनका हार्ट अटैक वगैरह हो गया था इस वेदर के कारण, उसकी भी डेथ हो गई थी। सोल्जर्स की भी यही हालत है कि वो धड़ाधड़ बीमार पड़ रहे हैं। और इस हालत में मतलब चाइना के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है इन सोल्जर्स को वहां मेंटेन करके रख पाना। मतलब 24 घंटे भी वहां पे अगर सोल्जर रह लेता है तो वो बड़ी बात है, इनको हर 24 घंटे पे सोल्जर्स बदलने पड़ रहे हैं। तो ये एक चाइना के लिए वो वैसे ही समस्या बनी हुई है। और ऐसे में ये भारत की इस तरफ आकर एक्सरसाइज करना, ये म्यांमार में ये डेवलपमेंट हो जाना, जो म्यांमार के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका उस पूरे रीजन को कंट्रोल में ले लेना, म्यांमार की आर्मी का उस एरिया से ऑलमोस्ट पीछे हट जाना, गिव अप कर देना, ये सारे डेवलपमेंट अब चाइना को थोड़ा सा डराने लगे हैं। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो मतलब शगुन टाइप का है कि बिना इन जाहिलों की बात किए दिन पूरा नहीं होता है। तो इनके यहाँ का मैंने जो आप लोगों को अभी कल परसों के वीडियो में बोला था कि इंटरनल कोलैप्स बहुत एविडेंट है, दिखाई दे रहा है। उसकी बात तो सभी लोग कर रहे हैं, इकोनॉमिकली तो ये लोग कोलैप्स हो ही चुके हैं। और अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि इनकी मिलिट्री के अंदर, इनकी आर्मी के अंदर जो इकलौता एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी, जो साबुत बची हुई थी, तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब इनकी उस आर्मी और उस जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके अंदर भी टूट फूट शुरू हो गई है। और ये काफी हद तक इसका इंतजाम इमरान खान करके गए थे, जो उन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट किए थे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक काफी बड़ी संख्या में पश्तून या पठान लोग भी हैं, और सोल्जर्स से ज्यादा ऑफिसर्स का रेशियो जो है वो पठानों का काफी स्ट्रांग है। और वो मोस्टली इमरान खान को सपोर्ट करते थे, पठान मानते हैं उसको, तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। तो ऑब्वियस सी बात है कि आसिम मुनीर, क्योंकि वो शायद पंजाबी हैं, तो उनके साथ उनका एक एंटी वाला हिसाब किताब चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो, इनकी एयर फोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर
सबसे एलीट फोर्स अगर कोई मानी जाती थी, कि सबसे सोफिस्टिकेटेड और समझदार और अच्छे लोग जो हैं और जो सच में लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो पतलून उतार देती है, जब सरेंडर करने का मौका आता है ये सरेंडर कर लेते हैं। लेकिन एयरफोर्स ने हमेशा इंडिया से फाइट की है, और हर युद्ध में एयरफोर्स का एक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि हाँ, उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया है, हमले किए हैं भारत के अंदर उनके विमानों से। तो वो एक थोड़ा सा पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस में सबसे एक सोफिस्टिकेटेड, या आप कह लीजिए इज्जतदार फोर्स मानी जाती थी। तो अब एक व्हाइट पेपर लीक हुआ है, और कहा जा रहा है कि वो किसी पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर ने ही वो पेपर लिखा है, और उस पेपर में उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है अपने एयरफोर्स चीफ का। बाबर सिद्धू साहब हैं उसके एयरफोर्स के चीफ, और उसमें उसने लिखा है कि इनको बनाने में हाथ जो था वो बाजवा और फैज हमीद का था, उनकी रिकमेंडेशन पे ये बने थे। उसके बाद इनके ऊपर काफी सारे आरोप लगाए गए हैं। तो आरोपों में जैसे बताया गया है कि इस्लामाबाद में इनके पास 3 मकान हैं, और अभी एक का रेनोवेशन चल रहा है। एक मकान इन्होंने बनाया था, उसके बाद उसके आजू बाजू के 2 प्लॉट पे भी ये कब्जा करके बैठ गए हैं। उसके बाद ये बताया गया कि इनको मतलब मर्सिडीज मेबैक मिली हुई थी। तो वहां पे कुछ विचित्र सी परंपरा है कि एक तो मतलब मर्सिडीज मेबैक करोड़ों की गाड़ी होती है, भारत के अंदर ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती है, उससे नीचे किसी को नहीं मिलती है। वहां पे आर्मी चीफ जो है और एयरफोर्स चीफ, वो मर्सिडीज मेबैक रखता है, और उसको ऑफिशियल कार मिली हुई है। अच्छा, उसके साथ उसको ये सुविधा है कि वो रिटायर जब होगा तो वो कार उसको मिल जाएगी, उसकी हो जाएगी। तो ये भाई साहब के पास भी एक ऑफिशियल थी, इन्होंने दो ले रखी हैं। तो अब ये एक लेके जाएंगे या दो लेके जाएंगे, भगवान जाने। और एक गाड़ी जो मेबैक की भारत में है, वो भारत में मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ के आसपास की पड़ती है, और ये बुलेट प्रूफ कर दिया जाए तो और ज्यादा की हो जाती है। तो पाकिस्तान की लिहाज से बात करें तो वहां पे तो 14-15 करोड़ के आसपास की गाड़ी है। तो वो 2 कारें इन्होंने खरीद रखी हैं। अच्छा, उसके बाद इनके ऊपर ये आरोप लगाया हुआ है कि इनका जो गांव है जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहां से इनका भाई नेतागिरी करता है। तो इन्होंने वहां पे कोई स्टाफ कॉलेज या क्या बनाने का घोषणा कर रखी है। ये एयरफोर्स के पैसे से वहां पे वो कॉलेज वॉलेज ट्रेनिंग सेंटर कुछ बना रहे हैं एयरफोर्स का। इनका प्लान है कि रिटायरमेंट के बाद मैं उसका करता धरता भी बन जाऊंगा जिंदगी भर के लिए, और बढ़िया बैठूंगा। दूसरा आरोप ये लगाया है बाबर सिद्धू के खिलाफ कि ये इकलौते ऐसे एयरफोर्स चीफ हैं जिनको F-16 चलाना नहीं आता है, जो पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट एक फाइटर जेट है। तो ये मिराज उड़ाते आए हैं। मिराज मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी कह लीजिए, 70s में उनके पास आए थे मिराज के प्लेन्स। तो ये वहां से आगे बढ़े नहीं हैं, इनको F-16 नहीं आता है। और ये पहले और इकलौते आर्मी चीफ हैं जो बिना F-16 की तमीज सीखे एयर चीफ मतलब एयरफोर्स के चीफ बन गए हैं। तो उसमें आरोप ये लगाया गया है कि ये पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, और F-16 के जो पायलट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स और पोजीशंस देने में मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ये मिराज वालों को और हेलीकॉप्टर वालों को, इनको उनको उस बैकग्राउंड के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। एक आरोप और लगा दिया है कि करीब 450 पायलट्स को इन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं, कुछ नहीं, और ये वो करके घर बिठा रखा है। उसके अलावा ये भी आरोप लगा है कि F-16 के मेंटेनेंस और अपग्रेड और ये सारी चीजों को लेकर के भी इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सत्यानाश मार रखा है उसका। तो वो सब भी मतलब धीरे धीरे ऑपरेशनल हालत से बाहर जा रहे हैं प्लेन्स। फिर एक आरोप ये लगा है कि जो JF-17 इन्होंने जो चाइनीज के साथ मिलकर के एक तीन टप्पर बनाया था, तो वो प्लेन तो बर्बाद था, किसी काम का नहीं था।
फिर उसके बाद इन्होंने चाइना से बहुत तरले मिन्नतें की, तो उसके बाद चाइना एग्री किया कि चलो ठीक है, इसका दूसरा वर्जन हम लोग डेवलप करेंगे, ब्लॉक 3 कहेंगे उसको। तो वो नया वर्जन आएगा तो वो काम का प्लेन होगा, ऐसा इनका उम्मीद है पाकिस्तानियों का, क्योंकि वो JF-17 का जो पहला लॉट है वो किसी काम का नहीं है और 70% के आसपास ग्राउंडेड है। उसके पीछे रीजन ये भी एक बड़ा है कि उसका जो इंजन है वो रशिया का एक बहुत कचड़ा टाइप का इंजन था, जिसको रशिया खुद यूज नहीं करता था अपने किसी प्लेन में, क्योंकि वो काला धुआं मारता था, फालतू का इंजन था और बहुत जल्दी उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। 300-400 घंटा भी नहीं चलता था। तो वो इंजन उन्होंने चाइना को दे दिया था और चाइना ने वो इनको चिपका दिया इंजन। अब वो इंजन लेकर के ये प्लेन उड़ाते हैं तो वही प्रॉब्लम है कि रडार की तो जरूरत ही नहीं है, प्लेन तो काला धुआं मारता उड़ रहा है, आसमान में वैसे ही दिख रहा है। तो वो सारे के सारे प्लेन, अच्छा हो, और फिर इंजन्स की जब बात आई कि वो 300-400 घंटे में रिपेयर करना पड़ता है उसको पूरा खोल करके, और अच्छा खासा मतलब रीबिल्ड करना पड़ता है पूरे इंजन को, तो वहां पे इनको इंजन भेजना पड़ता था चाइना, चाइना को वो इंजन भेजने पड़ते हैं रशिया। रशिया के साथ समस्या ये है कि चाइना पे उसको भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो चाइनीज को इंजन के स्पेयर पार्ट्स नहीं देता है, वो पूरा पेटी पैक इंजन देता है और जब उस इंजन की ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग की जरूरत होती है तो वो पूरा इंजन प्लेन से उतार के रशिया भेजना पड़ता है और रशियंस उसको अपने हिसाब से ओवरहॉल करते हैं, उसका पार्ट आर्ट जो बदलना है वो बदल बुदल के वापस पेटी में पैक करके चाइना को देते हैं, फिर ये लोग उसको निकाल करके अपने प्लेन में फिट करते हैं। तो चाइना के ज्यादातर प्लेन्स के साथ ये समस्या है कि जिसमें रशियन इंजन लगा है, रशियंस इनको इंजन खोलने की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि इनको डाउट रहता है कि इनको अगर हमने कल स्पेयर पार्ट्स दे दिया तो ये कमीने इंजन ही कॉपी मारेंगे, और ये मारते हैं। इन्होंने मारने की कोशिशें की हैं, आज तक ये बना नहीं पाए हैं, ये बात अलग है। तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स का जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उसके मुताबिक ये जो JF-17 का ब्लॉक 3 डेवलपमेंट होना था, एयर चीफ ने इसको भी लटका रखा है, क्योंकि शायद इनको उसमें कमीशन ढंग से मिल नहीं पा रही है, या उनको मतलब पैसा खाने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो भी लटका हुआ है। तो एक तरीके से अगर ये सारी चीजों को आप देखें कि 450 पायलट इस आदमी ने बिठा रखे हैं, F-16 का मेंटेनेंस और अपग्रेड का काम इसने लटका रखा है, JF-17 जो इनका एक दूसरा नंबर 2 का प्लेन है 70% ग्राउंडेड है, उसकी ब्लॉक 3 के जो डेवलपमेंट होने थे उसको इस आदमी ने लटका रखा। तो कुल मिलाकर के इस आदमी ने बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स की बैंड बजा रखी, और ये डॉक्यूमेंट वहीं के किसी व्यक्ति ने लीक किया है, क्योंकि इतने डिटेल्स इतने अंदर से जो निकलते हैं वो बाहर के आदमी नहीं लिख सकता है, वो किसी एयरफोर्स के ऑफिसर ने ही लिखा है और उसको सर्कुलेट किया है मीडिया में, और पाकिस्तान में इस समय उसकी काफी चर्चा चल रही है। अच्छा, उसका ये भी कहना है कि ये अब लगे हुए हैं कि हमको भी एक्सटेंशन मिले। पाकिस्तान एयरफोर्स में ये परंपरा नहीं है, आर्मी में तो है, बाजवा ने लेकर के रखा था 2 बार 3 बार एक्सटेंशन, लेकिन एयरफोर्स के ऑफिसर्स नॉर्मली एक्सटेंशन नहीं लेते थे, चीफ रिटायर होकर चुपचाप चले जाते थे। अब इनको भी शौक चढ़ा है कि हम एक्सटेंशन भी ले लें। इनका कहना है कि जो सरकार है मौजूदा, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और केयर टेकर गवर्नमेंट नया एयर चीफ या किसी भी डिफेंस फोर्सेस के किसी भी चीफ को अपॉइंट नहीं कर सकती, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती है, और अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, तो ऐसे में मेरे को कंटिन्यू कर दिया जाए, तो वो एक अलग समस्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से अब इस टाइप की जो बातें निकल के सामने आने लगी हैं, उससे जो मैंने कल परसों आप लोगों को बोला था कि पाकिस्तान को एक डिसमेंटलिंग करने का प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और अमेरिका भी कर रहा है, भारत भी काफी कुछ कर रहा है, और शायद पाकिस्तान की आर्मी जो है और उससे जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अब ये समझ में आ गया है कि भैया अब इस देश का कुछ बचा नहीं है, कुछ होना नहीं है, जहां से जो पैसा वैसा निकाल सकते हो निकाल के निकल लो।
और उसी मोड में अगर आप देखेंगे तो आसिम मुनीर भी दिखाई दे रहे हैं, उसी मोड में आपके ये एयर चीफ का किस्सा जो मैंने आपको बताया, ये बाबर सिद्धू का, तो ये सब उसी हरकतों में लगे हुए हैं जहां आसिम मुनीर गोला बारूद बेचे पड़े हैं, बाजवा बेच गए थे, बचा हुआ आसिम मुनीर निपटा रहे हैं। वहीं पे इनकी बात की जाए बाबर सिद्धू की, तो इन्होंने भी अंधाधुंध लूट मचाई हुई है, करप्शन भयंकर कर रखा है और जमीनों पे कब्जा करना, ये करना, वो करना, सब कुछ चल रहा है। तो ये पाकिस्तान का मतलब एक आप समझ लीजिए कि कोलैप्स के अलग-अलग फेजेस हैं, जिसमें अब उनका जो मेन डिपार्टमेंट या इदारा जिसने पाकिस्तान को अभी तक पाकिस्तान बनाए रखा है, आर्मी और उनकी डिफेंस फोर्सेस, अब उसके अंदर जो फूट पड़ गई है, जो टूटन आ रही है, जो लूट मची हुई है, अब उसके किस्से खुल के सामने आने लगे हैं अंदर से। अंदर के लोग अब एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। तो यहां से फिर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य पाकिस्तान का बचता है। अच्छा, अगली खबर यह है कि इंडिया 12 सुखोई 30 MKI नए खरीदने वाला है। हफ्ते भर के अंदर मेरे ख्याल से इसके टेंडर्स रिलीज हो जाएंगे या हो चुके हैं, और हफ्ते भर के अंदर एचएएल, क्योंकि एचएएल बनाती है यहाँ पे सुखोई, तो वो टेंडर को भर भर के और ऑर्डर फाइनल हो जाएगा उसमें, क्योंकि बाहर का इंटरनेशनल टेंडर होना नहीं है, इंडियन कंपनी है एचएएल, सरकारी कंपनी है, तो उसको ऑर्डर मिल भी जाएगा और उसका बिल्डिंग चालू कर देंगे वो सुखोई की बात। तो 12 सुखोई अभी इंडिया ले रहा है, हो सकता है आगे और भी ऑर्डर करे। इसमें खासियत ये रहेगी कि ये सुखोई जो हमारे एग्जिस्टिंग वाले हैं उनसे फार मोर एडवांस्ड होंगे, और इनके अंदर इंडियन कंटेंट जो है रेडार्स का, वेपन्स का, ये ज्यादा होगा पिछले वाले के कंपैरिजन में। तो शायद आगे चल के भारत पूरा पूरा सुखोई इंडिया में बनाने की कैपेसिटी डेवलप कर लेगा। अच्छा, दिसंबर से हमारे जो एक लाइट टैंक्स जो हैं, लाइट वेट टैंक्स, जोरावर करके हम लोग एक टैंक अपना इंडिजिनस डेवलप कर रहे थे, क्योंकि लद्दाख और इस टाइप के पहाड़ी इलाकों में ये 60 टन, 40 टन, 50 टन, 60 टन के जो टैंक्स हैं ये यूजफुल नहीं होते हैं। वहां पे हल्के टैंक्स चाहिए होते हैं 10-20 टन के रेंज के। तो भारत उस कैटेगरी में जोरावर नाम से एक टैंक को डेवलपमेंट करने के लिए डीआरडीओ को कहा गया था। तो दिसंबर से डीआरडीओ ने कहा है कि वो अपने इस जोरावर टैंक का फील्ड ट्रायल्स वगैरह शुरू कर देगा, और अगले साल हो सकता है दिसंबर तक उसके कुछ प्रोटोटाइप्स बना करके आर्मी को भी हैंड ओवर कर दें, ताकि वो लोग फील्ड ट्रायल करें और साल 2 साल के अंदर भारत अपने लाइट टैंक्स जोरावर का प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में। अच्छा, अब एक खबर आई कि लश्कर ए तोयबा को इसराइल ने अभी बैन कर दिया है। जो 26/11 हुआ था भारत में, 26/11 के हमलों में इजरायली नागरिक भी मारे गए थे, और उसकी अब कुछ दिनों में बरसी आने वाली है, उस जो घटना थी वो। तो उसको देखते हुए इजराइल ने अभी अचानक अपने स्तर पे, भारत ने नहीं बोला था उनको कि करें आप, लश्कर ए तोयबा को भारत ने हालांकि यूनाइटेड नेशन तक से बैन करा रखा है, प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन इजराइल ने नहीं किया था। अमेरिका उसे आतंकवादी संगठन मानता है, भारत तो मानता ही है। तो अभी अचानक इजराइल ने शायद ये हमास वाले हमले के बाद अपनी नीति बदली है। पहले इजराइल सिर्फ उन्हीं संगठनों को आतंकवादी संगठन मानता था जो इजराइल के खिलाफ काम करते थे, इजराइल के ऊपर हमले करते थे, इस टाइप के, जैसे हमास है, जैसे हिजबुल्ला है, तो इनको ही मानता था। उसको बाकी दुनिया के आतंकवादी संगठनों से कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं था। लेकिन शायद जो भारत की जनता से एक सपोर्ट मिला है और जिस तरीके का हमला इन्होंने झेला है, तो उसके बाद इनको ये समझ में आया है कि हमको भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ मिलके और
उनके तकलीफों में हाथ बटाना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो उस कड़ी में इज़राइल ने अभी कल लश्कर-ए-तोयबा पे प्रतिबंध लगाया है कि ये एक आतंकवादी संगठन, मतलब उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ये एक डेवलपमेंट है, और इसके कुछ बेनिफिट्स ये होते हैं कि कल को हो सकता है कि इज़राइल को अगर कहीं कोई लश्कर-ए-तोयबा का ऑपरेटिव या कोई कारकुन उसके एरिया में या उसकी नज़र में या उसकी सीक्रेट एजेंसीज और मिलिट्री की नज़र में आता है कि यार ये आदमी है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, तो ये लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक कहानी है, और इज़राइल के साथ तो चक्कर ये है कि वो अगर किसी को आतंकवादी मान रहे हैं, तो वो उनको ये लगता है कि मतलब वो मान के चलते हैं कि हम किसी को अगर आतंकवादी मान रहे हैं, तो उस आतंकवादी को हम दुनिया में कहीं भी जाकर के ठोक सकते हैं। इवन उसके घर में, उसके देश में जाकर के उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। और फिर वो ये नहीं देखते हैं कि उसका रैंक और पद वगैरह क्या है। उन्होंने ईरान के अंदर उनके आर्मी जनरल्स को मारा हुआ है इज़राइल ने, क्योंकि इज़राइल का ऐसा मानना है कि ईरान एक आतंकवादी देश है और उसकी जो आर्मी है आईआरजीसी, वो बेसिकली एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके ऑफिसर्स भी उसके लिए आतंकवादी हैं, वो उनको भी कभी भी कहीं भी ठोक सकता है। तो ऐसी हालत में अगर लश्कर ए तोयबा को आज इन्होंने आतंकवादी घोषित किया है, तो कल ये लश्कर ए तोयबा के जो कमांडर्स और बाकी के लोग हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर जाके भी ठोक सकते हैं। तो अब वो वाली एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए एक नया सिरदर्द है। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है। तो अच्छी खबर ये है कि चाइना वालों ने अभी इनका कान उमेठा है और इनको बोला है कि हमारे जो लोग तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे पाकिस्तान, और उन्हें प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जाए। मतलब जो सड़क-वड़क पे काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, लेबर है, जो भी है, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी, उनको आर्म्ड गन वो गार्ड्स दिए जाएं, गनर्स, और उनके गाड़ियों के आगे पीछे इनकी आर्मी की गाड़ियां सिक्योरिटी में हथियारों के साथ चलें। और अगर पाकिस्तान ये नहीं कर पा रहा है तो बताए, चाइना अपनी आर्मी इनके देश में डिप्लॉय करने को तैयार है। तो ये एक फिर से पाकिस्तान को बेइज्जत करना या जलील करना, आप कह लीजिए, वो चाइना ने किया है। और मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग की इतनी स्थिति है कि वो किसी का सुरक्षा या कुछ इंश्योर कर पाए। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो उनके खुद के प्यारे आतंकवादी जो हैं, वो 25 कोई ठोक गए हैं, अननोन गनमैन, वो उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो चीनियों को कहाँ से बचाएंगे। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बाकी ये है कि पाकिस्तान की डिसमेंटलिंग तय है और वो हो रही है। और अब जो मैंने आपको जैसे बताया कि एयरफोर्स जो उनकी सबसे, तीनों फोर्सेस में सबसे एलीट मानी जाती थी, सबसे पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोग, उसके अंदर भी अब इस टाइप की बगावत वाली स्थिति बन गई है कि अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी किया जा रहा है अंदर से, जिसमें पूरे कच्चे चिट्ठे खोले जा रहे हैं। और ये खबरें बाहर आई हैं जो मियांवाली में हमला हुआ था इनके एयरफोर्स बेस में, उसके बाद ये व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ है। तो बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं मियांवाली वाला जो अटैक हुआ था, उसमें कहीं एयरफोर्स के अंदर के लोग, हो सकता है चीफ, वो तो शामिल नहीं थे, क्योंकि उसमें 30-35 लोग मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और इनके 14 के करीब प्लेन्स खत्म हुए हैं उसमें। तो जो मैं आप लोगों को कल परसों के वीडियो में बोल रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, अगर आप इस बात पे डिस्कशन करेंगे या सोचेंगे, तब आपको ये लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अमेरिका के, जो मतलब अमेरिका जो है, वो धीरे-धीरे एक-एक करके अब पाकिस्तान को डिसमेंटलिंग करने के लिए
उनकी आर्मी से लेकर के बाकी सारे एस्टेब्लिशमेंट्स और सब कुछ धीरे-धीरे डिसफंक्शनल कर रहा है। आईएसआई से लेकर के सब टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। तो कहीं अमेरिका या इंडिया या जो भी है, वो इन्हीं के लोगों को यूज करके इन्हीं के सिस्टम्स को खत्म तो नहीं कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा दो तो कुछ भी होता है, और पैसे के लिए वहां का प्राइम मिनिस्टर भी बिकने को तैयार रहता है, राष्ट्रपति भी बिकने को तैयार रहता है, और आर्मी चीफ्स वगैरह भी। तो वो एक पॉसिबिलिटी, और पैसा इन लोगों का हर तरफ से इस समय रुका हुआ है। तो ऐसे में जो पैसा इनको देगा, उससे जो करवाना होगा वो करवाया जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग तो नजर बनाए हुए हैं, और आप लोग भी इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर कुछ होता है तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।